अस्सलामुअलैकुम। सिचुएशन रूम में लम्हा बलम्हा बदलती सिचुएशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मिसबा लगारी। क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर है? बदकिस्मती से हालात तो कुछ ऐसे ही हैं। रूस यूक्रेन जंग और पाक भारत कशीदगी के असरात अभी बाकी थे कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके एक बार फिर मशरिक़ वुस्ता को जंग की आग में झोंक दिया। ईरान ने भी इसराइल पर जवाबी कार्रवाई का हक इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा हमला किया, जिसके बाद दोनों जानिब से हमलों का जो सिलसिला है वो जारी है। ऐन उस वक्त जब ईरान और अमेरिका में बातचीत जारी थी, रात के अंधेरे में इस्राएली हमलों को खुली बदमाशी के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। इस्राएल जब चाहता है किसी भी मुल्क को अपनी बका के लिए खतरा करार देकर जंग छेड़ देता है। ये सूरत हाल हमें गजा में दिखाई दी और फिर शाम, लेबनान, यमन और अब ईरान के खिलाफ यही सोच दिखाई दे रही है। ये वो सोच है जिससे शह पर इंडिया भी पिछले माह पाकिस्तान पर हमलावर हुआ और उसे मुंह की खाना पड़ी और दुनिया ने देखा। पाकिस्तान ने इस्राएली जारियत की पुरजोर मजम्मत की है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने OIC का इजलास बुलाने और इस्राएल का मिलकर मुकाबला करने की तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा कि इस्लामी दुनिया अगर अब भी मुत्तहद ना हुई तो फिर सबकी बारी आएगी। क्या मुस्लिम ममालिक के लिए ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? बात करते हैं अपने मेहमानों से। मारूफ तज्जियाकार और एंकर पर्सन आमिर जिया साहब ने हमें ज्वाइन किया है और साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे नामवर सहाफ़ी और कॉलम निगार जाहिद हुसैन साहब। सबसे पहले हम आमिर साहब आपसे सवाल करेंगे, इस तमाम तरह आप क्या कमेंट देंगे? देखिए, जो पहली उसकी वेव थी इजराइल के हमले की, तो उसको मैं समझता हूँ कि बड़ा प्रिसाइज उन्होंने हमला किया और उसके नतीजे में हमने देखा कि जो ईरान के की लीडरशिप थी, मिलिट्री लीडरशिप थी, उनको जो है मतलब है उन्होंने हदफ बनाया। उसके साथ साथ न सिर्फ उनको बल्कि जो उनके एटमी साइंसदान थे उनको हदफ बनाया। तो पहला वेव उनका जो था मैं समझता हूँ कि बड़ा इफेक्टिव वेव रहा। अच्छा, फिर उसके बाद जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, क्या उसमें एक सवाल पैदा होता है क्योंकि अभी फॉग ऑफ वॉर है, क्या ईरान ने उनके उसी तरह के टारगेट्स को हिट किया है कि जो उनके लिए अहम है, या शहरियों को ज्यादा किया? तो उसके बारे में अभी तक ज़ाहिर है कि जो मुतदाद किस्म की राय आ रही है, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि ईरान ने रिटेलिएट किया। और मतलब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान जो है ये मुज़ाहमत कब तक जारी रख सकेगा? क्योंकि एक बात हमें करनी चाहिए कि ईरान जो है सिफारती तौर पे काफी तन्हा है और ये मुस्लिम उम्मा की जो बात हो रही है और जो इस्लामी भाईचारे की बात हो रही है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, जब मतलब यहाँ तक तो ठीक है लोगों ने मुज़म्मती करारदादें पास कर दी हैं, पाकिस्तान ने कर दिया, सऊदी अरब ने किया, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी मुस्लिम जो रियासत है वो जाने के लिए तैयार नहीं होगी। हमें ये समझना चाहिए कि बहुत सारे अरब ममालिक के और हमारे जो दीगर बरादर इस्लामी ममालिक के बशमूल तुर्की के, उनके इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं और वो जो है किसी भी उसमें नहीं जाएंगे कि जी जंग की जो आग है वो फैले। तो जो भी मुकाबला करना होगा ईरान को, जैसा भी करना है, अच्छा करना है, कमजोर करना है, वो ईरान को अपने जोरे बाजू पे करना पड़ेगा, कोई उनकी मदद को नहीं आएगा। लेकिन आमिर साहब, सवाल ये भी तो पैदा होता है ना कि आप क्या समझते हैं कि जो दोनों ममालिक की फौजी सलाहियतों का अगर हम मवाजना करें तो किस तरह किया जा सकता है? क्या ईरान ज़्यादा मजबूत है या फिर इसराइल मजबूत है? लेकिन अगर ईरान पर हम देखें तो 2010 के बाद ईरान ने खुद पर बहुत काम किया और बहुत ताकतवर बनने की कोशिश की है और वो अब दुनिया देख रही है कि वो उसने किस तरह इसराइल पर हमला किया है। बात ये कि अगर आप फौजी ताकत का मुआवजा करें तो इजराइल बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी और उसके क्योंकि सरपरस्ती अमेरिका कर रहा है तो उसको टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा वो है, एज हासिल है। क्योंकि ईरान जो है सैंक्शंस का शिकार है, पाबंदियों का शिकार है बहुत तवील अरसे तक, तो उनके प्रोग्राम जितने डेवलप नहीं है। आपने अभी देखा कि भारत और पाकिस्तान का जो मार्का हुआ उसमें पाकिस्तान को क्योंकि टेक्नोलॉजी का एडवांटेज था तो पाकिस्तान भारत को बहुत ही मौसर किस्म का जवाब दिया और जाहिर है कि उसमें हमें चीनी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी और पाकिस्तान ने इफेक्टिवली उसको इस्तेमाल किया। आज की जो जंग है वो बहादुरी की जंग नहीं है। आज की जंग जो है वो साइंस की, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। कोई नौजवान बैठा हुआ हो सकता है, बड़ा मोटा सा चश्मा लगा हो,
وہ جب ڈرون اڑا رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہزاروں میل دور، تو زیادہ پریسائز ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ کوئی بہادر پائلٹ جائے اور جا کے حملہ کرے. تو یہاں سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل کو بہت ٹیکنالوجی کا ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ سیٹلائٹ کی امریکن سپورٹ حاصل ہے، تو اس کے سامنے میدان جنگ جو ہے بالکل شیشے کی طرح صاف ہے. اور جس طرح سے انہوں نے پریسائز حملہ کیا ایران پہ، وہ بڑا ایک مطلب ہے قابل غور بات ہے کہ انہوں نے اپنے کسی ہدف کو مس نہیں کیا. اس کا مطلب کی انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے ایران کے مقابلے میں. اپنے گھر میں چیزوں کو سیکیور نہیں کر پایا، جبکہ ایران کو پتا تھا کہ جو حملہ ہے وہ امیوننٹ ہے، حملہ ہونے والا ہے. تو بات یہ کہ جنگ جو ہوتی ہے جب وہ جذبات سے یا اس پہ نہیں لڑی جاتی، غصے سے نہیں لڑی جاتی، اس کی برسہ برس تیاری ہوتی ہے. تو عامر صاحب ہم کیا سمجھیں کہ ایران کے پاس جو ہے وہ سائبر حملوں کی صلاحیت موجود ہے؟ اب دیکھیں وہ تو کہتے ہیں کہ جو بھی ان کے پاس ہوگا وہ سامنے آ جائے گا کہ وہ کتنے مؤثر انداز سے اس کو استعمال کرتے ہیں. ایک اور بات ہے، دیکھیں جب ایران حملہ کرتے ہیں، پہلے بھی جب انہوں نے اکتوبر میں یا اپریل میں کیے تھے، تو ہمارے بہت سارے جو برادر اسلامی ملک تھے وہ ایران کے حملوں کو ناکام بنانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. مطلب وہ پوائنٹیشن کر رہے تھے، وہ ان کے میزائلز کو ڈاؤن کر رہے تھے. تو یہ پورا ایک آپ کو سمجھنا پڑے گا جیو پالیٹکس کو. یہ لوگ جو ہے ہماری جو کہتے ہیں نا مسلمان ممالک، اس کو بطور کفر اور اسلام کے مارکے کے نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی مطلب ہے دو ریاستوں کی لڑائی ہے، اس میں لوگ اپنا اپنا جو پلڑے میں وزن ڈالیں گے وہ اپنے قومی مفادات یا ریاستی مفادات کو دیکھتے ہوئے ڈالیں گے. مجھے حیرت ہوتی ہے مطلب ہے کہ جو خواجہ آصف کا جو بیان آیا کہ ہمیں بہت ریسٹرین کے ساتھ، پاکستان بڑے نازک صورتحال کا شکار ہے، ہمیں کبھی بھی یہ بھارت اور اسرائیل کا ایک پریکٹیکل نیکسس نہیں بننے دینا ہے. بالکل. عامر صاحب، زاہد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. زاہد صاحب، میں آپ سے سوال کروں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے سفارتی اور معاشی چیلنجز کیا ہونے جا رہے ہیں؟ ابھی تو آپ اسرائیل اور اس کی ایران کی جنگ کی بات کر رہے تھے، لیکن ابھی خیر مطلب آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہی ہیں. جی جی. میرے خیال میں میری آواز سن رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تنازع مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں جو آگ پھیلی ہے، اس کے پاکستان پہ کس قسم کے جو ہیں معاشی اثرات آ سکتے ہیں. اگر تیل کی قیمتیں جاتی ہیں، پاکستان کے لیے کیا رسک ہوگا، پاکستان جو ہے مطلب ہے کس طرح سے اپنے آپ کو اس جنگ کی آنچ سے محفوظ بھی رکھے. کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ اوورآل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے مڈل ایسٹ پر پڑیں گے. زاہد صاحب، مڈل ایسٹ پہ تو پڑھیں گے، لیکن دیکھیں تھوڑا سا اس کو جنگ کو سمجھنے کی بات ہے. مطلب ابھی میں سن رہا تھا آپ لوگوں کی باتیں. ایک تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ آپ موازنہ جو کر رہی تھی اسرائیل اور اس کی، تو ایک تو بہت ایک اور حقیقت جس کو آپ لوگ نے نظر انداز کر گئے کہ یہ جنگ اسرائیل کی اور ایران کی جنگ نہیں ہے. کل جو کچھ واقعہ ہوا، جتنے وہاں پہ میزائل کے اٹیک ہوئے ایران کے، تو اب تو یہ بات مطلب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، بلکہ یعنی امریکہ کی طرف سے یہ بات بھی آئی ہے کہ اس کو روکنے کے لیے امریکہ نے بھی مدد کی، بلکہ وہ ایکٹیولی اس میں شریک رہا تھا. دوسری بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں جو امہ کی جو باتیں کرتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جتنے یہ پرسوں ڈرون وہاں سے اٹیک ہوئے تھے ایران کی طرف، ایران نے کیے جاتے، اور وہ یقین طور پر جارڈن سے گزرتے تھے، تو اس کو کافی بڑی تعداد میں جارڈن نے ان کو انٹرسپٹ کیا تھا. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ میرے خیال خواجہ آصف صاحب کی ابھی شاید بات کرے تو وہ کسی اور پلانٹ پہ رہتے ہیں. اس وقت جو ہے اگر دیکھا جائے تو یعنی جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے، کہنے کو تو امریکہ مستقل یہ کہتا رہا ہے کہ وہ اس کی انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کی دیکھیں تو اس کے بعد کی جو ٹرمپ کی ٹویٹ تھی کہ اسرائیل نے بہت اچھا کام کر دیا ہے. ایک اور جو بات اس میں آپ اور سامنے بعض حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جب حملہ کیا تھا اسرائیل نے تو امریکہ کو پتا تھا، نہ صرف پتا تھا بلکہ زاہد صاحب سوال یہی تو پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کی جو دوگلی پالیسی ہے اسے پاکستان کے لیے معاشی چیلنجز اب مزید اور کیا بڑھتے جا رہے ہیں. دوگلی پالیسی امریکہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقل اپناتا آ رہا ہے. دوگلی پالیسی کو مت کریں، امریکہ کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، وہ اپنی پالیسی اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کرتے ہیں. یقین طور پہ جو ملک جو ہے ان کو بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ رکھنا پڑتا ہے. تو اصل بات دوگلی پالیسی نہیں کہیں، امریکہ کی ایک واضح پالیسی ہے، بالکل ایک واضح پالیسی ہے اسرائیل کے اور ایران کے بارے میں. اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں دیکھیں دو تین چیزیں ہیں کہ ابھی تک جنگ ایک خطرہ تو موجود رہتا ہے کہ جنگ کا دائرہ کار پھیل جائے گا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ ایک دو دنوں میں یہ کچھ سیز فائر ہو جائے گی. اس کی دو وجہ ہے. ایک تو یہ تھی کہ دیکھیں جو اسرائیل نے جو جس طرح سے حملے کیے ہیں اور ایران کے جو چیزیں اس وقت تک تباہ ہوئی ہیں،
वो खासी एक संगीन सूरत हाल है। और सबसे बड़ा जो नुकसान ईरान को इस वक्त हुआ है वो जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसका, जो एयर डिफेंस सिस्टम आजकल की जितने भी जंगें हैं उसमें सबसे बुनियादी किरदार जो होता है एयर डिफेंस सिस्टम का होता है। जैसे मतलब ये कि दूसरे जो फरीक जो है अगर वो मिसाइल अटैक करता है या जहाज उसके आते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको रोकती है। जैसे अब इसराइल के अंदर आपने ईरान ने जितने भी मिसाइल अटैक किए हैं तो आयरन डोम के नाम से एक उनका अमेरिका का दिया हुआ एक सिस्टम मौजूद है जिसकी वजह से वो उसको रोक देते हैं। अब मसला ये आता है कि ये मुझे लग रहा यह है कि जो अमेरिका की तरफ से जो लेटेस्ट बयान आया है वो काफी एक लिहाज से सिग्निफिकेंट है। उसको देखें, उनका कहना ये है कि अब क्योंकि आपकी ताकत क्रिपल हो गई है, आपकी इस्तेदाद जो है वो क्रिपल हो गई है, तो अब आप मुज़ाकरात की टेबल पर आके बैठे। अब ये चैलेंज ईरान के लिए भी बहुत ज्यादा है। इस वक्त देखें, इस वक्त अगर आप देखें तो ये कहना कि कोई इस जंग में ईरान की तरफ से शामिल होगा तो नहीं होगा कोई भी, ये हकीकत है। मतलब एक अच्छा, आमिर साहब, ये आपसे मैं सवाल करूंगी कि इस जंग में जासूसी और ड्रोन्स का जो किरदार है वो सामने आया है, आज कौन सी हिकमत अमली किसी कौम की बका की जमानत बन सकती है? जी आमिर साहब। अच्छा, मुझसे पूछ रही हैं? जी जी, देखिए, तो जाहिर से आपने बात की, मैं उसको बिल्कुल सेकंड भी करूंगा, उसको वो भी करूंगा कि हमें समझना ही चाहिए कि वाकई जो आपने जब इंटरप्ट किया जाहिर साहब आए थे कि ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान था, मुझे हैरत होती है कि या तो फॉरेन ऑफिस को बयान देने दें नपे तुले तरीके से, यहाँ पर हर आदमी जिसका कोई ताल्लुक उस चीज से नहीं होता वो बयान दे रहा होता है। तो हमें बड़ा रिस्ट्रेन के साथ जो है गुफ्तगू भी करनी चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपली असूली तौर पर पाकिस्तान जो है उसने इसकी मजम्मत भी कर दी, अपना डिप्लोमेटिक मौक़िफ़ भी दे दिया। उससे ज़्यादा कि अगर कोई तवक्को करे, कोई ये बात करे कि जी नसीम हिजाज़ी का कोई नॉवेल है उसमें तमाम मुस्लिम उम्मा एक है, नील के साहिल से लेके ताबा खा के काशगर, तो ऐसा नहीं है। ये बात खुरच के निकाल दें और आपको मिसाल मिल रही है कि वो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, उन्होंने पहले भी जब हमला किया था तो उन्होंने जो है उस हमले को ईरान के जो कहते हैं ना वो फॉइल करने के अंदर अपना किरदार निभाया था, इस मरतबा भी कर, तो वो चीज नहीं होने जा रही है। तो उस पर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए और पाकिस्तान को जो है हमारे ऊपर जो है एक जिम्मेदारी ये होगी कि इस अपने आप को कैसे महफूज रखें इस आग से। ये हमारी लीडरशिप के लिए चैलेंज है। बिल्कुल, हमारी लीडरशिप के लिए चैलेंज है। बिल्कुल जाहिर साहब, चीन, रूस, यूरोप और अमेरिका को लेकर आप जियोपॉलिटिकल अलायंस बदलते देख रहे हैं? की वजह से तो नहीं बदलते हुए नजर आ रहे हैं। देखें, एक और हकीकत भी आती है, इस वक्त जो है दुनिया में कई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इस वक्त जो है ये एक क्या कहते हैं, इस वक्त यूक्रेन का जहाँ मामला चल रहा है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई तकरीबन 3 साल से जारी है। एक फोकल पॉइंट जो है वो यूरोप का उसी पे बना हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गाजा में इसराइल की जो है, आप जो बातें कर रही थी कि जो है कि इस वक्त के शामिल हो जाएंगे, गाजा में 1.5 साल से एक कत्लेआम हो रहा है, एक जेनोसाइडल वॉर हो रही है। आप मुझे बताइए किस अरब मुल्क ने इसके लिए आवाज उठाई है, किसने जो है? तो अब ये कहना कि ईरान की मदद के लिए आएंगे वो तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी एक और बात भी आती है, देखें इस वक्त जो है रूस और चीन जो है यकीन तौर पे उन्होंने इसराइल की जो है मजम्मत की है। मेरे ख्याल बहुत सारे ममालिक में और भी मजम्मत की होगी और इसमें, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि एक और भी आप रियलिटी भी समझ लें। इस वक्त मैं जैसे पहले कह रहा था कि ये इजराइल की तरह जंग नहीं है, अमेरिका की जंग भी है ये। और उसमें आपको अगर मैं एक और बता दूं, इस वक्त जो 5 अरब ममालिक हैं जिसमें अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं, 5 इस वक्त, जिसमें आप सऊदी अरेबिया में एक अड्डा है, कतर में है, यूएई में है, कुवैत में है और बहरीन में है। अब मसला ये आता है कि ये जो सारे अड्डे जो हैं जिस ममालिक में है, जिसका मतलब एक अमेरिकन प्रेजेंस भी रही है। ठीक है, कंडमनेशन की हद तक सब ममालिक कहेंगे कि इजराइल ने किया है। अभी इसको देख लें, यूनाइटेड नेशन में ये सिक्योरिटी काउंसिल में ये करारदाद जब हुई, इस पर डिस्कशन हुई तो कितनी थी, अमेरिका ने उसको सीधी से ज्यादा वीटो कर दिया। अब मसला ये आता है कि एक हकीकत ये बन के आई है कि इस किस्म की एक लाइसेंस मिल गया। ये हकीकत है, इजराइल जैसे मुल्कों जो कि फ्लाउंट करते हैं जो भी इंटरनेशनल लॉज होते हैं, इनको ये किसी चीज की वो नहीं कर रहे हैं। तो ये उनसे उम्मीद करना कि किसी भी एक इंटरनेशनल उसको मानेंगे। अभी भी आपको याद होगा कि गाजा के मसले पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 143 ममालिक ने, 193 मुल्क हैं, उसमें से सिर्फ 9 ममालिक ने मुखालफत की थी। 143 ने फौरी तौर पर सीज फायर की बात की, उसको कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो आप अब ये जी बिल्कुल, जाहिद साहब जो थे वो हमारे साथ मौजूद थे और आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब से जामिया मुज़ाकरात की ऑफर के बावजूद भारत मुसलसल इनकारी है। इसराइल ईरान जंग शुरू होने के बाद क्या इन कोशिशों में तेजी आएगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ हैं। आमिर ज़िया साहब, पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की कोशिश और इंडिया के मुसलसल इनकार को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो हैरत है कि पाकिस्तान क्यों बार बार मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा है, दावत दे रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर आप बिना शराइत के मुज़ाकरात में जाएंगे, क्योंकि भारत ने भी दो बड़े कहते हैं ना अहम चीज़ें की हैं। एक तो उसने मकबूजा कश्मीर को जो है अपनी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना लिया है, और दूसरा उसने ये किया कि सिंताज मुआहदे को मुअत्तल कर दिया है। यानी कि अब जब मुज़ाकरात होंगे तो वो स्टेटस को जो पहले हुआ करते थे मुज़ाकरात, उसमें भारत ने तब्दीली लेकर आ गया उस स्टेटस को में, उसने रेड लाइंस को मजीद पुश कर दिया है। तो पाकिस्तान अगर मुज़ाकरात शुरू करता है इन दो चीजों के होते हुए, इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीछे से जाके जो है मतलब है उसमें होगा, ज्यादा मतलब गुफ्तगू के उसमें पीछे होगा। भारत ने अपनी पोजीशन को आगे बढ़ा लिया है। तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज बात है कि हमारे लोग जो हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि हो सकता है शहबाज हुकूमत की पॉलिसी हो कि आप ये फरमाइश करें बिलावल साहब कि रॉ और ISI मिलकर काम करें, तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब है। आप वही बात करें कि शैतान और फरिश्ता मिलकर एक दूसरे के साथ काम करने लगे, इब्लीस और जिब्राइल मिल जाए एक दूसरे के साथ तो मतलब एक गाड़ी आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। बात ये है कि जो दहशतगर्दी जिसको वो लोग कहते हैं, यानी कश्मीर की जो जनमन तहरीक आज़ादी है, उसको दहशतगर्दी से जोड़ना बिल्कुल एक मेरे ख्याल में नाजायज। तो आमिर ज़िया साहब, आप क्या समझते हैं, सिफारती मिशन हमने भेजा, बिलावल भुट्टो वहां पर गए, हमें क्या अचीवमेंट मिली है वहां पर जाकर? देखिए, अचीवमेंट जो होती है ना, एकदम हम लोग ये नहीं हो रहा कोई 2020 मैच है कि आप गए और आप कोई अपने थैले के अंदर आम 2 किलो लेकर आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। बात ही कि पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ बताने गया था, और मैं समझता हूँ कि मौक़िफ़ पाकिस्तान ने कम से कम भारत की जो गैर जिम्मेदार रियासत है उसके हवाले से हमने उसको उजागर किया। लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं उससे इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि ISI और रॉ मिलकर काम करें। हैरत अंगेज बात है, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि हम लोग बगैर सोचे समझे मुसलसल मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, जबकि भारत जो है उसके अंदर एक रऊनत है, वो जो है मुज़ाकरात को रद्द कर रहा है, वो पाकिस्तान पे झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है। तो पाकिस्तान को अपना रवैया जो है वो सख्त करने की जरूरत है, और यहाँ जो है अपीसमेंट की पॉलिसी नवाज शरीफ ने भी अपना के देखी है, शहबाज शरीफ की हुकूमत भी कर ले, उससे काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को एक अपना हम सही उस पे तारीख की सिमत में खड़े हुए हैं। कश्मीर का मुकदमा बिल्कुल दुरुस्त लड़ रहे हैं, कश्मीर के साथ जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है वहां पर। उसने जो है मतलब इंटरनेशनल नॉर्म्स को जो है उसकी जो लॉज है उसको वायलेट किया है। तो उसको होते हुए पाकिस्तान तो हर महाज पर जाकर जो है बड़ा क्लियर और कट जो है वो बात करे, लेकिन भारत का बिहेवियर को आप किस तरह देख रहे हैं? अब मैं वही अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान का रवैया जो है रिकंसिलिएशन का है और बहुत ज्यादा पीसमेंट का है। पाकिस्तान को मैं नहीं कहता कि हम कोई जायराना रवैया अपनाएं, मगर पाकिस्तान को कम से कम अपना एक नाराजगी शो करनी है, बताना है कि जी भारत जो है बिल्कुल गलत है हर महाज के ऊपर। भारत के रवैये पे मुझे हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत अब से नहीं, जब से आजाद हुआ है उसकी इस खित्ते में हेजेमनी की ख्वाहिश है। और जब से हिंदुत्व की हुकूमत आई है, मोदी साहब की गुज़श्ता आपने देखा कि तीसरा इलेक्शन उन्होंने जीता है, उसके बाद से कि भारत जो है वो ज्यादा ब्लेटेंट हो गया है। और भारत जो है एक तरफ जो मुस्लिम दुश्मनी, उनकी दाखिला पॉलिसी और जो खारजा पॉलिसी है वो पाकिस्तान दुश्मनी पे मबनी है। तो इसके होते हुए अगर आप ये समझते हैं कि भारत के साथ आप खुशामद करेंगे, आप कहेंगे आइए बैठ के मुज़ाकरात कर लें, तो मुज़ाकरात से मसले हल नहीं होंगे। बायलैटरलिज्म हैज फेल्ड, बायलैटरलिज्म हैज फेल्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और ये बिल्कुल सही बात की थी कि जनाब वो जो हमारा शिमला मुआहिदा उसकी कोई अब हैसियत नहीं है, क्योंकि भारत ने उसको खत्म कर दिया है। जब उन्होंने यूनियन टेरिटरी को शामिल कर लिया, अपना कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में शामिल कर दिया, तो शिमला मुआहिदा खत्म हो चुका है। तो पाकिस्तान को सख्त मौक़िफ़ अपनाने की जरूरत है। भारत के में अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब से जामी मुज़ाकरात की ऑफर के बावजूद भारत जो है वो मुसलसल इनकारी। आमिर साहब, हम यही देख रहे हैं, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे खित्ते में अमन के लिए कि पाकिस्तान हर महाज पर जाकर जो है वो बड़ा क्लियर और कट जो है वो बात कर रहा है, पाकिस्तान का मुद्दा रख रहा है, लेकिन भारत का जो बयानिया है वो अभी तक वहीं की वहीं पॉलिसी वो अपनाया हुआ है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मसूद खान साहब हैं, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर और माहिर सिफारतकार हैं। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। और आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि अमेरिका अचानक कश्मीर में दिलचस्पी क्यों लेने लगा है? आप क्या समझते हैं कि इन बयानात से कश्मीर कॉज का क्या कोई फायदा होगा? जी जरूर फायदा होगा। एक तो ये है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे और बैनुल-अक़वामी एजेंडे पे
کشمیر کو دوبارہ سے زندہ کیا گیا ہے، اور دوسرے یہ کہ پاکستان اس وقت سلامتی کونسل کا رکن ہے، وہاں بھی یہ مسئلہ اٹھا سکتا ہے، ایک مرتبہ اٹھا چکا ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کے تناظر میں، اور یہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے، اور اس جنگ جو حالیہ جنگ ہوئی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اس میں یہ ثابت ہوا کہ مسئلہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے لیے اور جنوبی ایشیا کے لیے بلکہ عالمی امن کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ کسی وقت بھی یہاں جنگ چھڑ سکتی ہے، وہ جنگ تباہ کن ہوگی، یعنی نہ صرف پاکستان ہندوستان کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے۔ تو مسئلہ کشمیر کا حل کرنا ضروری ہے، اور ابھی جو یہ ایک نئے سرے سے اسے بین الاقوامی ایجنڈے پہ رکھا گیا ہے، پاکستان کے حق میں ہے، کشمیریوں کے حق میں ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سفارتکاری کی فتح ہے۔ ٹھیک ہے مسعود صاحب، سندھ طاس معاہدہ بحال کرانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے 3-4 راستے۔ پہلا راستہ جو ہے وومن انڈس کمیشن کا ہے، جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک باہمی معاہدہ ہے، اور اس میں ایسی شقیں موجود ہیں جس کے ذریعے آپ کے درمیان جو بھی اختلافات ہوں آپ ان کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ قانونی قاعدہ ہے۔ ہندوستان نے غیر قانونی راستہ اختیار کیا اور اسے یک طرفہ طور پر معطل کر دیا، جس کا وہ معاہدہ اجازت نہیں دیتا، نہ ورلڈ بینک جو اس کا ضامن ہے اس کی حمایت کرتا ہے یا تائید کرتا ہے۔ دوسرا راستہ جو ہے وہ ورلڈ بینک کا، عالمی بینک کا ہے، اور اسے کہا جائے کہ اس مسئلے کو گفت و شنید کے ذریعے حل کیا جائے، اور ہندوستان کے جو بھی تحفظات ہیں ان کو مذاکرات کی بیس پر لے آئے۔ تیسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک قسم کی آبی جارحیت ہے، پاکستان کے لوگوں کے اوپر، پاکستان کے 80% لوگوں کے اوپر حملہ ہے، زراعت اور صنعت کے اوپر حملہ ہے، ہم اسے سلامتی کونسل میں لے جائیں اور یہ کہیں کہ اس سے یہ ایک اور جنگ کے بیچ ہندوستان بو رہا ہے۔ اگر وہ ہمارے پانی روکے گا، ان کا رخ بدلنے کی کوشش کرے گا، وہاں غیر قانونی ڈیم بنائے گا، تو یہ سارے کا سارا یہاں کا امن کا نقشہ بدل سکتا ہے اور جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اور تیسرا راستہ جو ہے عامر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے مسعود صاحب سے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی مسعود صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستانی ڈیلیگیشن گیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں، اس نے کچھ تجاویز دی ہیں، اور ایک جو بہت سارے پاکستانیوں کو عجیب سی لگ رہی ہے کہ انہوں نے کہا جی ISI اور روم مل کر جو ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرے اور تعاون کرے ایک دوسرے سے۔ یہ کس قسم کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو قابل عمل تجویز لگتی ہے یا صرف پلینگ ٹو دا گیلری ہے؟ یہ دیکھیے، یہ عملاً تو خاصی مشکل ہے، کیونکہ ہمارا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ جب دو ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسی یا دو ملکوں کے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو اس کے لیے ایک خاص قسم کی تھریش ہولڈ ہونا ضروری ہے اعتماد کی۔ تو ابھی جو ہے جنگ ختم ہوئی ہے، اور ابھی بد اعتمادی کی فضا جو ہندوستان پیدا کر رہا ہے وہ جاری ہے، اور اس کا سایہ ابھی بھی سفارتکاری پہ ہے، کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کو گالیاں دیتا پھر رہا ہے اور اسے نازیبا الفاظ پاکستان کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو اس لیے مثال کے طور پر جو ان کے جے شنکر نے برسلز میں بیان دیا تھا وہ ناقابل قبول ہے۔ تو اس لیے یہ کہ اس کے لیے اعتماد ہونا ضروری ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے باہمی مذاکرات ہوں، اور جب بھی ہوں اور جس جگہ پہ بھی ہوں، تو وہاں مذاکراتی میز پہ، مذاکراتی ایجنڈے میں کشمیر کے ساتھ ساتھ دہشت گردی شامل ہونی چاہیے، اور دہشت گردی میں جو ہندوستان کے الزامات ہیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہندوستان دہشت گردی کروا رہا ہے، بالخصوص بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، گلگت بلتستان بھی اس کی دہشت گردی سے نہیں بچا، اور جو غیر ملکیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، چینیوں کو بالخصوص، تو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے ہمارے دونوں ملکوں کا، کیونکہ ان کا یہ نیٹ ورک ان کو ڈسمینٹل کرنا پڑے گا، تبھی جو ہے اس خطے میں امن اور سلامتی۔ مسعود صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی سر جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا جو فالو اپ کوسچن بنتا ہے مسعود صاحب، وہ یہ بنتا ہے کہ دہشت گردی کی تعریف، ظاہر ہے کہ اس حوالے سے نقطہ نظر میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک لیجیٹیمیٹ وہاں پر ایک اگر فریڈم اسٹرگل ہو رہی ہے، اس کو آپ دہشت گردی سے نہیں جوڑ سکتے، اور اسی طرح جو بھارت، جس طرح آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، وہ بہت بڑے پیمانے پہ کر رہا ہے، تو یہ تجویز آپ کے خیال میں بڑا ایک قبل از وقت نہیں آ گئی، اور ہمیں بڑا ریسٹرین کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اس قسم کی باتیں جب ہم ڈپلومیٹک سطح پہ کرتے ہیں؟ کہ بالکل لگ رہا ہے یہ تو ایک وہ والا بیان تھا، مذاکرہ خیز سا بیان میں کہوں گا۔ جی میں یہ کہوں گا کہ یا تو انہوں نے کسی
से सलाह ली होगी, किसी ने उन्हें मशवरा दिया होगा कि इस बयान को दें। ये फिलहाल मौजूदा तनाजुर में ये नाकाबिल अमल नज़र आता है, लेकिन इसके लिए जो है मुझे नहीं पता कि इसकी क्या बुनियाद है और फिर हिंदुस्तान में इसकी कोई बाज़गश्त सुनाई देगी या नहीं देगी। हिंदुस्तान तो जो है हमसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये तो बहुत आगे का कदम है और इसे मुमकिन बनाने के लिए हमें बहुत सी मंजिलें तय करनी होंगी। तो मुझे इसके सियाक़ व सबाक़ का इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि अगर ऐसा हो तो वो दोनों मुल्कों के लिए अच्छा होगा। लेकिन मसूद साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत सारी मंजिलें हैं जो तय करना होंगी, तो मौजूदा हालात में हमारी सिफारती पॉलिसी पर फोकस किन बातों पर होना चाहिए? हमें ये होना चाहिए कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हुए हैं और हमारे ताल्लुकात उस सतह पे आए हैं जिस पे पिछले 5-6 सालों से नहीं थे। तो वही कश्मीर की गुफ्तगू कर रहे हैं, वही कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं। तो उनके साथ हमें जो है कुछ ऐसे मामला तय करने चाहिए कि वो हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालें और हिंदुस्तान को आमादा करें। चलिए दबाव नहीं तो उसे आमादा करें कि वो कश्मीर के ऊपर बामानी और नतीजा खेज गुफ्तगू के लिए तैयार हो जाए। मसूद साहब, इसमें एक और सवाल आता है कि मुज़ाकरात जब भी हों उसमें भारत ने स्टेटस को बदल दिया है, यानी कि एक होता है ना कि नॉर्मल हालात होते हैं वहीं पे हम खड़े होते, जो कहते हैं 5 अगस्त 2019 से पहले तो मुज़ाकरात हो सकते थे। उन्होंने एक तो कश्मीर का स्टेटस बदल दिया, दोम उन्होंने जो है सिंतास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया। तो वो दो चीजें जेब में डालकर आपसे मुज़ाकरात के लिए आएंगे, तो कितना सूटेबल होगा पाकिस्तान के लिए? हम तो मतलब पीछे चले गए मुज़ाकरात के अमल में, पोजीशन हमारी जो है। जी, मैं समझता हूँ कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ 2019 में तब्दील नहीं हुए, अभी भी मकबूजा जम्मू कश्मीर मकबूजा है और उसमें हिंदुस्तान की दस्तरस जो है वो सतही है और जबर इस्तबदाद के ज़रिए है। उन्होंने लोगों के दिल और दिमाग नहीं जीते, तो इस वजह से जो है एजेंडा जो 1947 में था वो आज है। जो आपने जिक्र किया सिंतास मुआहदे का, सिंतास मुआहदे में हिंदुस्तान एक गैर कानूनी जुर्म का इर्तिकाब कर चुका है। तो अगर वो उसके साथ आएगा तो उसके ऊपर बातचीत हो सकती है और ये जामे एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। लेकिन जो मैंने पहले अर्ज किया कि मसला कश्मीर कलीदी मसला है, तो उसके लिए उससे मैं समझता हूँ कि 2019 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो उनका आर्टिकल 370 था वो भी पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि उसको एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था ताकि वो सलामती काउंसिल की करारदादों और राय शुमारी से राह फरार हासिल कर सकें। ठीक है, आखिरी लास्ट मिनट है हमारे पास। आमिर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो बयानिए की जीत हमने जीती थी उसे किस तरह बरकरार रखा जा रहा है? बिल्कुल यही सवाल आप मसूद साहब से करें। ठीक है मसूद साहब, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो आप क्या जवाब देंगे इस पे? देखिए, असल में जो हमें बरतरी हासिल हुई थी बयानिए में, यानी ज़राए इब्लाग की सतह पे और फिर जो है दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में, वो बरकरार है बड़ी हद तक। और उसकी वजह जो है हक़ाइक़ हैं। आपका हक़ाइक़ के ज़राए इब्लाग का हक़ाइक़ के ऊपर इन्हिसार, फैक्ट चेकिंग जिसे कहेंगे। और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान की अस्करी बरतरी थी और कौम में जो इत्तेहाद देखा गया था, तो वो अभी तक बरकरार है। लेकिन दो चीज़ें जो हैं वो उसके लिए ख़तरे का बायस बन सकती हैं। पहली तो ये है कि हिंदुस्तान के सारी दुनिया में बेतहाशा असासे हैं, और दूसरी ये कि हम लोग जो एक तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर फिक्सेट हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि लम्हा है कि हम पाकिस्तान की स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करें कि जो हमें नई तवानाई हासिल हुई है, नई क़ुव्वतें हासिल हुई हैं, तो उनका भी प्रचार करें, या जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है। दूसरा ये है कि आपने देखा कि ईरान और इसराइल की जंग चल रही है, तो तवज्जो हट जाती है। बिल्कुल, मसूद खान साहब, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर, माहिर सिफारतकार हमारे साथ मौजूद थे, और सीनियर एंकर पर्सन आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आज हमने अपने प्रोग्राम में इसराइल जंग और पूरे दुनिया पर इसके मुमकिन असरात का जायजा लिया है, और जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए भी ये सूरत हाल सिफारती और मुआशी चैलेंजेस का बाइस है। आने वाले दिनों में इसके असरात हम पेट्रोल की कीमत में इजाफे की सूरत में भी देखेंगे, जो यकीनन पाकिस्तान और एक आम पाकिस्तान के बजट के लिए किसी धचके से कम नहीं है। आज के हालात ये भी जाहिर करते हैं कि मुआशी और अस्करी ताकत ये किसी कौम की बका की जमानत बन सकती है, जिनके बगैर खुद मुख्तारी और सालमियत का तस्वुर मुमकिन नहीं है। मशरिक़ वस्ता में आग और खून का ये खौफनाक खेल कब थमेगा, कौन इसमें सालिसी का किरदार अदा करेगा, अभी इस बारे में कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान मिसबा लगारी को। अल्लाह निगहबान।